मेरी आवाज आ रही है गाइस? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, चलिए क्लास में जितने भी लोग आए हैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आभा मैम, अंजनी मैम, अनुपमा जी, चतुर्भुज नायक सर, जयकृष्ण जी और सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं, इकट्ठा हुए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 को समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए, पर चर्चा परिचर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी लोग यहाँ आए हैं। आप सभी का बहुत अभिनंदन, आभार प्रेषित करता हूँ। तो गाइज अभी आपको पता है कि हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। कल भी मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया था और रिसर्च एप्टीट्यूड में कल हम लोग सैम्पलिंग की बात कर रहे थे। सैम्पलिंग मतलब प्रतिचयन, जिसमें हम लोग बेसिकली सिलेक्शन और रिजेक्शन। तो सैम्पलिंग क्या मतलब होता है गाइज? सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। जिस प्रक्रिया के तहत हम लोग अपने काम के चीज का चयन करते हैं और जो काम का नहीं है उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, और इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। क्योंकि सैम्पलिंग हमें बहुत ही जरूरत होता है रिसर्च के दौरान, क्योंकि जब भी आप रिसर्च करोगे तो आपको सिलेक्शन, है ना, सिलेक्शन करना है, जैसे सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक। अब किस टॉपिक पे आप रिसर्च करेंगे, तो टॉपिक भी तो सिलेक्शन का विषय है ना। टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो कौन सी किताबों को पढ़ेंगे, कौन से ऑथर को करेंगे, कौन से फिलोसोफर को फॉलो करेंगे, कितने चैप्टर्स। मतलब रिसर्च के हर एक स्टेज पे जब आप शोध करते हो, जब आप अनुसंधान करते हो, तो आप ये पाते हो कि हर एक पग पग पे, हर एक स्टेप पे, हर एक चरण में आपको जो है सिलेक्शन और रिजेक्शन, इसका ध्यान रखना है कि जो काम की चीजें हैं उसको करना है, और जो काम का नहीं है, जो अदरवाइज चीजें हैं, उसको हमें साथ के साथ क्या करना है, इग्नोर भी करते हुए चलना है ना। तो इसमें सैम्पलिंग हमारी मदद करता है। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, मान लीजिए आप चाय पीते हो, तो चाय बनाने से पहले गाइस कई तरह की चीजें हम लोग मिलाते हैं। चाय बनाने से पहले हम लोग उसमें पानी देते हैं, दूध देते हैं, पत्ती देते हैं, चीनी देते हैं, कोई अदरक लेता है तो अदरक, कोई इलायची लेता है। मतलब 4-5 चीजों को हम लोग मिलाते हैं, फिर गर्म करते हैं, तब जाके चाय बनता है। फिर हम लोग उस पूरे चीजों को वो जो छकनी होता है उससे छांक करके और चाय बाहर निकालते हैं, है ना। चाय, और हम लोग पीते क्या है, चाय, ना कि हम लोग पत्ती, दूध, चीनी सब एक साथ, वो जब मिक्स हो जाता है तो वो चाय बनता है। ऐसे ही सैम्पलिंग है। रिसर्च क्या है गाइस? रिसर्च करने के दौरान ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जब आप रिसर्च करोगे तो आपको दूध भी मिलेगा, पानी मिलेगा, पत्ती मिलेगा, अदरक मिलेगा, इलायची मिलेगा, लेकिन इन सभी को मिला करके, इन सभी को जोड़ करके, इन सभी को स्टडी करके, अनुसंधान करके आपको कुछ फाइंडिंग्स निकालने हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजों को मिला करके चाय बनाते हैं। सेवन हम लोग चाय का करते हैं, पत्ती का और चीनी का अलग अलग नहीं, सबको मिला करके जो बाई प्रोडक्ट आता है उसका सेवन हम लोग करते हैं। वो हमें स्वाद लगता है, वो हमें अच्छा लगता है, वो हम दिन में पीते हैं। तो ऐसे ही गाइस रिसर्च में भी आप कैसे करोगे, क्योंकि मान लीजिए कि उपलब्धता तो कई तरह की चीजों की है, कई सारे किताब हैं, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, टॉपिक है, जर्नल है, मतलब लॉट मैनी प्रॉब्लम्स आर देयर, लॉट मैनी कंटेंट आर अवेलेबल इन द मार्केट और ऑन ओवर द इंटरनेट, इतनी सारी चीजें हैं। पर गाइस इतने सारी चीजों में हमें क्या रहना है, बहुत फोकस्ड, क्योंकि रिसर्च आपको फोकस्ड होना मांगता है, आपको कॉन्सेंट्रेटेड होना मांगता है कि आप बिल्कुल फोकस्ड रहें अपने प्रॉब्लम को लेकर के, बहुत दिग्भ्रमित या डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्योंकि एक समय में गाइस आप बहुत सारे समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। हमें लगता है कि भाई हम बहुत सारी चीजों का समाधान कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक समय में एक ही का समाधान करिएगा। एक साथ अगर आप बहुत सारे कार्य को ले लीजिएगा तो कहां से हो पाएगा। इसलिए कार्य का बंटवारा, इट मीन्स कि आपका जो टॉपिक है आप उस टॉपिक को लेकर के ही चिंता करिए। उसके दाएं बाएं बहुत सोचेंगे आप तो दिग्भ्रमित हो जाएंगे, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो रिसर्च में गाइस आपको केंद्र पे बना रहना बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल केंद्रित रहिए, फोकस्ड रहिए, अपने जो आपका सेंटर है, जो आपका टॉपिक है, उसके इर्द गिर्द ही दिमाग लगाइए, ना कि अन्यथा विषयों के बारे में आप सोचें। अदरवाइज क्या होगा कि आपका फाइंडिंग भी अच्छा नहीं आएगा, आपका कंक्लूजन भी अच्छा नहीं आएगा, मेहनत भी आपका बेकार हो जाएगा। जब हमारे देश में सरकार बनती है, मान लीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी को ही सारा व्यवस्था देख लेना चाहिए था। जैसे शिक्षा भी खुद देख लेते, होम मिनिस्ट्री भी देख लेते, विदेश मंत्रालय भी देख लेते, कपड़ा मंत्रालय, मतलब मान लीजिए कि 20 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज हैं भारत में, चलता है 20 से ज्यादा।
तो प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हीं को सब कुछ देखना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा तो करते नहीं। वो क्या करते हैं, विभागों का बंटवारा करते हैं कि हाँ भाई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बन गए, होम मिनिस्ट्री अमित शाह को दे दिया, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को दे दिया, है ना, आपका शहरी विकास मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी को दे दिया, विमान मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया। मतलब विभागों का बंटवारा हुआ ना, ताकि गाइज आप अपने क्षेत्र में ही काम करिए, आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बहुत दिग्भ्रमित नहीं होना। तो इसी प्रकार से रिसर्च में भी आपको क्या रहना है, फोकस्ड। उसके लिए सैंपलिंग आपको मदद करेगा, क्योंकि सैंपलिंग क्या करता है, एक फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन करके आपके कंटेंट को कर्टेल करता है, मिटिगेट करता है, कम कर देता है। तो कम चीजों को पढ़ पाना, कम चीजों को शोध कर पाना हमारे लिए आसान होता है। बहुत सारी चीजों को अगर आपको दे देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए जो है ना, सैंपलिंग बड़ा ही एक कारगर तरीका है, एक बहुत मतलब जोरदार तरीका है, अच्छा तरीका है, अच्छा एक तरीका वेज है जिसके थ्रू हम रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। तो आज इसके बारे में और भी हम बात करेंगे, क्योंकि कल के क्लास में, कल की कक्षा में मैंने आपको सैंपलिंग का एक प्रकार बता दिया था, रैंडम सैंपलिंग। तो सैंपलिंग के भी दो बच्चे हैं, रैंडम और नॉन रैंडम। इसी को किसी भाषा में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। संभावना प्रतिचयन और गैर संभावना प्रतिचयन हिंदी में कहते हैं। तो कल मैंने आपको संभावना प्रतिचयन यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के 5 प्रकार बताए थे विद डायग्राम, डायग्राम के साथ बताया था कि किस प्रकार से हम लोग चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, है ना। इसी क्लास में मान लीजिए अभी 90 बच्चे 100 जो भी हैं, मुझे किसी 5 का चयन करना है, तो मैं कैसे करूंगा, कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए ना। आप में से किसी 5 का चयन करना है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो ये सैंपलिंग में आज हम करेंगे। उससे पहले गाइस कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का, और उसके बाद जो है हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं अब आपके साथ गाइस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले कर लेते हैं डिस्कस, और उसके बाद जो है अपने टॉपिक की तरफ हम लोग आ जाएंगे, है ना। जस्ट वेट, जस्ट। तो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कई सारे क्वेश्चंस हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन रीजनिंग का ही हम लोग आज श्री गणेश करते हैं। रीजनिंग का एक क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, कह रहा है कि गाइज ड्राइवर इज इक्वल टू 12 है, गवर्नमेंट इज इक्वल टू 20 है, बिलीव्ड इज इक्वल टू 16 है, तो बताइए बैट इज इक्वल टू। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड जस्ट वेट। विजिबल नहीं। अब दिख रहा होगा आपको, एक सेकेंड। अभी दिख रहा है ना? यस सर। अब दिख रहा होगा। यस सर। चलिए अब गाइज पेन पेपर निकालिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि ड्राइवर को 12, किसी भाषा में ड्राइवर मतलब 12, गवर्नमेंट मतलब 20, बिलीव्ड मतलब 16, तो बैट इज इक्वल टू व्हाट। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन पहले बता पाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। ड्राइवर को अगर किसी भाषा में 12 कहते हैं, गवर्नमेंट को किसी भाषा में 20 कहते हैं, बिलीव्ड को किसी भाषा में 16 कहते हैं, तो बैट को क्या बोलेंगे? 6 सर। 6 हाँ 6 बोलेंगे, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। 6 क्यों बोलेंगे पता है? क्योंकि इस ड्राइवर में देखो कितने वर्ड हैं, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, गुना 2 करते चलिए। गवर्नमेंट में कितने लेटर हैं, काउंट करिए, 10 है। 10 तो जो जितना है उसको 2 से गुना करिए, तो 10 दूना कितना हो गया, 20। ऐसे ही बिलीव्ड में देखो 8 है, बिलीव्ड को जोड़ो, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16, इसलिए हाँ, इसलिए गाइस बैट, BAT बैट में कितने लेटर्स हैं, 3, तो 3 दूनी 6, तो A फॉर अमेरिका हो गया आंसर। क्लियर है गाइस सभी का? यस सर। इन्हीं को डाउट है तो बताइए। बस हमें लेटर्स काउंट करने हैं। जैसे ड्राइवर में देखो DRIVER है ना, तो टोटल कितने, 6 लेटर हो गए ना, तो 6 दूनी 12 हो गया। इसी प्रकार से गवर्नमेंट में जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 दूनी 20 हम कर दिए। तो इसी प्रकार से हम करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दिस गवाया इज लाइक माई काउ, ये गवई जो है ये मेरी गाय जैसी है। तो बताइए कि यह ज्ञान के किस साधन का उदाहरण है, बता सकते हैं?
ये भी आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। अगर एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है तो बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस चीज का एग्जांपल है। उदाहरण तुलना, तुलना का, इम्प्लीकेशन मतलब अर्थपत्ति का, परसेप्शन का या इन्फरेंस का। ए ऑप्शन तुलना कंपैरिजन तुलना हाँ तुलना होगा। ये जितने भी गाइस आपको ऑप्शन दिए हुए हैं आप सभी जानते हैं ना, ये क्या है गाइस, ज्ञान प्राप्ति का साधन। जो हमारे आप में से कुछ लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आप बता सकते हैं। मीन्स ऑफ नॉलेज है ना, जो भारतीय दर्शन में है ना, तो ये सारे जो भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या है गाइस, ज्ञान प्राप्ति के साधन है, यानी मीन्स ऑफ नॉलेज है। तो क्योंकि यहाँ पे गाइस गवाया को काऊ से कंपेयर कर रहे हैं ना, तुलना कर रहे हैं, तो ए होगा आंसर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टीचिंग एड्स कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर इन द क्लासरूम एज अ लाइव इंटरैक्टिव डिवाइस। यहाँ पे गाइस कह रहा है कि यहाँ पे टोटल 6 टीचिंग एड्स यानी शिक्षण के सहायक सामग्री दिए हुए हैं। ठीक है, और शिक्षक के द्वारा वो क्लासरूम में यूज किया जाता है एज अ लाइव इंटरैक्टिव डिवाइस। तो बताइए कौन कौन सा ऐसा है, कौन कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको लाइव, जैसे अभी हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं ना, तो इस प्रकार के क्लास के लिए कौन कौन से डिवाइस को हम लोग यूज कर सकते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी सर। सर बी सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी सर, बी। ऑप्शन बी सर बी। ऑप्शन बी का मतलब हो गया हमारा 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 का मतलब हो गया स्काइप, ऑनलाइन चैट और फेसबुक। नहीं सर, 5 नहीं होगा, 4 है। बी ऑप्शन फोर होगा ना, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आप टेलीफोन के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग करते हो ना, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब हो गया वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी जो हो रहा है ये भी तो टेली मतलब क्या होता है, जो ऑनलाइन जो क्लासेस वगैरह है उसको टेली कॉन्फ्रेंस ही तो बोलते हैं। तो आपका मान लीजिए कि 2 होगा, 4 होगा और 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4 बी में तो है ही, तो बी होगा ना इसका आंसर, बी होगा, बी होगा इसका आंसर। यस सर। ये बताइएगा, इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज में कंसिडर नहीं करते। रैम, फ्लॉपी ऑप्शन डिस्क। नंबर ए सर। सर रैम सर। रैम सर, रैम होगा। रैम होगा। जी सर, ऑप्शन नंबर ए। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो इंटरनल होता है ना सर। रोम इंटरनल होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज नॉट सेकेंडरी मेमोरी, रैम नहीं होगा। इसका जैसे क्या होना चाहिए आंसर बताइए। रैम तो एक प्राइमरी मेमोरी है ना। हाँ तो सर वही तो पूछ रहे हैं ना कि अच्छा, नहीं है, क्वेश्चन नहीं ओके, में है नॉट ना। बोल रहा है। हाँ नॉट बोल रहा है, ठीक है ठीक है। नहीं में तो फिर रैम, अच्छा हाँ रैम, क्योंकि इसके अलावे जितने हैं ना ये सारे सेकेंडरी हैं। फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क है ना, या फ्लैश ड्राइव, ये सारे सेकेंडरी हैं। रैम जो है ना ये प्राइमरी मेमोरी है और मेन मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, जैसे हार्ड ड्राइव वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना, जो मान लीजिए बाहर से हम लोग यूज करते हैं स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यूज करते हैं ना, मेमोरी कार्ड वगैरह बाहर से एक्सटर्नल हम लोग लगाते हैं कंप्यूटर वगैरह में ताकि स्टोरेज बढ़ जाए, तो वो हो गया। बाकी रैम जो है ये क्या होता है, इनबिल्ट होता है, कंप्यूटर के साथ ही आता है, कंप्यूटर के साथ ही आता है। तो ये प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है। ठीक है, ये कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है, पहले से ही डला होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको प्राइमरी स्टोरेज में कंसिडर करेंगे, प्राइमरी स्टोरेज। और दूसरी बात ये होता है गाइस कि जो प्राइमरी स्टोरेज होता है ना, वो जैसे ही मान लीजिए कि आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हो,
और कंप्यूटर यूज करते करते अचानक से मान लो लाइट चला गया, आपका बिजली चली गई, तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो कंप्यूटर को दोबारा जैसे ही ओपन करिएगा ना, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी है। जबकि सेकेंडरी में ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी में क्या है कि वो आप मान लीजिए कि एक्सटर्नल, जो बहुत सारे एक्सटर्नल आते हैं डिवाइसेस, तो उसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अंतर होता है। प्राइमरी मतलब मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे वो यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एसोसिएटेड विद डोमेन नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे कौन ऐसा है जिसको आप लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोग यूज करते हैं? .edu सर। ऑप्शन बी .edu। .edu। यस सर .edu सर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, .edu का मतलब क्या होता है गाइस? .edu का मतलब होता है कि जितने भी एजुकेशनल, जैसे मान लीजिए कि आप अपने यूनिवर्सिटी का कभी सर्च करना, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उसको जब आप सर्च करोगे ना ऑनलाइन, तो देखना कि वो .edu लास्ट में लगाता है। .edu मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लास्ट में क्या लगाता है? .edu। नेक्स्ट है गाइस कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर। ऐसा कौन सा बीमारी है जो प्रदूषित जल के कारण होता है? गियार्डिया, डेंगू, हेमोबायसिस, टाइफाइड, कौन सा मतलब वाटर से होता है? वाटर बॉर्न किस कौन कौन से हैं? ऑप्शन डी सर। ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो वाटर बॉर्न है? ऑप्शन डी। यानी डेंगू, एमीबियासिस और टाइफाइड। यस ऑप्शन डी। हाँ। डेंगू को छोड़ के बाकी सब बीमारी पानी से होती है, तो हाँ, ऑप्शन डी डेंगू होगा। तो मच्छर, हाँ डेंगू मच्छर से होता है, बाकी तीन तो ये पानी वाली हैं सारी, टाइफाइड, जियार्डिया, एम्बियोसिस सब। तो डेंगू जो है वो मच्छर से होता है ना, बाकी सारे। हाँ, तो 1, 3 और 5। सेकंड ऑप्शन वाला हट जाएगा तीनों, तो लास्ट ऑप्शन डी बचा। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ है सर इसका आंसर। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका जो है डी फॉर दिल्ली में आएगा ना, डी फॉर दिल्ली। यस सर। एक और क्वेश्चन बताइए गाइस, चूज द सेट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मतलब जानते हैं ना, जो एक बार खत्म हो गया दोबारा नहीं बन सकता। जो एक बार खत्म हो गया, जैसे कोयला वगैरह होता है ना, एक बार खत्म हो गया दोबारा नहीं बनेगा। तो ऐसे कौन से ऑप्शन है जो नॉन रिन्यूएबल है, जिसको आप फिर से नहीं बना सकते? जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब होता है ना, नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म हो गया ना भंडार, दोबारा नहीं बनेगा फिर। तो बताइए कौन सा ऐसा सेट है जो नॉन रिन्यूएबल है? यूरेनियम। सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो सर, नेचुरल गैस, यूरेनियम, फॉस्फोरेट। ऑप्शन सी। यूरेनियम, अच्छा, पेट्रोल, यूरेनियम एंड जियोथर्मल एनर्जी, ये तीनों वैसे नेचुरल है, तीनों प्राकृतिक ऊर्जा है ना। यूरेनियम भी जमीन के नीचे पाया जाता है, पेट्रोलियम भी जमीन के, जियोथर्मल भी। ये तीन जो है वो तीनों नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है एक बार खत्म हो गया, प्राकृतिक भंडार है ना, ये नेचुरल सोर्स है, अगर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा बनाना बड़ा कठिन और असंभव है, क्योंकि दोबारा बनने में 10,000 साल लगेगा। तो ऐसे में सी ठीक है, सी जो है ये नॉन रिन्यूएबल है, तीनों का तीनों। सर बाकी ए ऑप्शन नहीं होगा क्या? क्योंकि ए में यूरेनियम मिट्टी भी है यूरेनियम है उसमें। मैम, लेकिन इसमें नेचुरल गैस है मैम, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस हम लोग कई बार आर्टिफिशियली भी बनाते हैं। ऐसे ही ऑप्शन बी में फॉस्फेट है, फॉस्फेट हम बना सकते हैं। ऑप्शन डी में सेल गैस है, ये भी बनाते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जो सी वाला पेयर है ना, पेट्रोल, यूरेनियम, जियोथर्मल, ये तीनों मतलब नॉन रिन्यूएबल है, अगर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए सी ज़्यादा उपयुक्त है। इसका आंसर बताइए गाइस, द स्कीम उन्नत भारत अभियान एम्स टू। उन्नत भारत अभियान का मेन एम क्या है?
उन्नत भारत अभियान का मेन एम क्या है? Increase the strength of students in the college in India. थ्री ऑप्शन। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है वैसे ही उन्नत भारत अभियान जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इज लिंक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री विद एटलीस्ट 5 विलेजेस। यानी देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांव, न्यूनतम है, इससे ज्यादा भी जोड़ सकते हो, लेकिन न्यूनतम माने मिनिमम इतना जोड़ना है आपको। ठीक है, यानी जो आजकल आप देख ही रहे हो ना, यूनिवर्सिटीज वगैरह गांव में ही खुल रहे हैं। जो भी नए कॉलेजेस सरकार बना रही है ना, वो सारा गांव में ही बन रहा है, शहर से बड़ा दूर बन रहा है। जितने भी नए नए संस्थान भारत सरकार बना रही है वो बड़े शहर से एकदम दूर गांव, ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे हैं। तो उन्नत भारत अभियान मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 5 विलेज आपस में कनेक्ट हो। ठीक है, तो बी होगा इसका आंसर। यस सर, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, इस NMEICT का फुल फॉर्म क्या होता है? NMEICT का फुल फॉर्म क्या होगा? NMEICT का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन बी। बी सर, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल मोड ऑफ एजुकेशन। गलत, डी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल सर, मिशन ऑन option number एजुकेशन थ्रू ICT। बी होगा, बी। B बी फॉर बॉम्बे। हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? सर यस सर। सर वो जो रिन्यूअल वाला जो क्वेश्चन था एक बार फिर से दिखा दीजिए। उसमें अभी सर्च करें तो उसमें बी दिखा रहा है ऑप्शन। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर बी, ऑप्शन नंबर 20 में शो कर रहा था कि नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फॉस्फोरस। अच्छा, बी सर वाला गूगल पे ऑप्शन। अभी हो करके सकता, देखे ना तो उसमें नेचुरल गैस, यूरेनियम और फॉस्फेट दिखा रहा है। ठीक है, तो बी सही आंसर है मैम। अगर गूगल दिखा रहा है तो गूगल ही सही है, तो बी सही होगा फिर। और सर एनटीए ने इसका आंसर क्या माना है? एनटीए ने भी फिर बी ही बोला होगा ना, एनटीए का देखना पड़ेगा, पर गूगल जो बता रहा है वही एनटीए भी बता रहा होगा, तो बी ही ठीक है। अगर गूगल ने बता दिया अभी तो गूगल सही होता है, गूगल ही ठीक बताएगा ना, तो बी मान सकते हैं। जियोथर्मल ये पावर प्लांट किया जाता है, ये बनाया जा सकता है। जियोथर्मल का तो मतलब ये होता है ना मैम कि जैसे कई सारे जमीन के नीचे नहीं देखते हैं गर्म पानी अवेलेबल होता है, कई सारा भारत में ही कई सारे ऐसे धरती के नीचे कुछ कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे धरती के बिल्कुल नीचे ना एकदम गर्मा गर्म पानी है, इतना गर्म पानी है कि मतलब बहुत गर्म, बिल्कुल उबलता हुआ पानी, दैट इज जियोथर्मल। तो इस तरह के एनर्जी को हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं बहुत तरह की चीजों को बनाने में, तो ये जियोथर्मल, तो हो सकता है कि ये बनाया जा सकता है फिर से, तो बी को जैसे हम मान सर लेते हैं। राजगीर में एक गर्म पानी का कुंड है ना, तो वो नेचुरली है ना? हाँ, अगर ऐसा कोई गर्म पानी का भंडार है तो डेट इज जियोथर्मल। इस ऊर्जा को आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं कई तरह के एनर्जी को बनाने में, जियोथर्मल को, इसलिए इसका नाम ही है भूतापीय ऊर्जा। भू मतलब जमीन, ताप मतलब गर्म, तो जमीन के नीचे जो गरम गरम पानी है ना, जो गर्मा गर्म पानी है बिल्कुल उबलता हुआ, तो वो क्या है, ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है हमारे लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो बी मान सकते हैं गूगल अगर बता रहा है तो। चलिए, तो यही था गाइस क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आता है पेपर 1 में, थोड़ा सा सेकंड कभी वन कभी। का एक बार डिस्प्ले करो सर प्लीज। हाँ जी, अभी आज का सेकंड क्वेश्चन सर, नंबर व्हाट सर, प्लीज रिपीट। सेकंड क्वेश्चन डिस्प्ले करो सर एक बार। नहीं लिखी इसलिए आज का सर, ओनली आज के सेकंड। कौन सा सेकंड क्वेश्चन था? ये वाला।
नहीं सर, इसके बाद हाँ ये सर, ये हाँ गवाह है सर, गवाह है, यस सर, प्लीज दिस वन। ये तो पीडीएफ में शेयर कर ही देता हूँ आपके साथ सर। ओके सर, इसका आंसर सर प्लीज। ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। बी सर, ओके मैडम, राइट, बी। ओके, थैंक यू सर, क्लियर। तो गाइस अब जैसे हम लोग कर रहे थे ये वाला जो हमारा ये टॉपिक है ना, आज मैं आपको नॉन रैंडम सैम्पलिंग बताता हूँ। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा और इस डायग्राम के थ्रू मैंने कल भी आपको बताया था कि रिसर्च में सैम्पलिंग का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। क्योंकि सैम्पलिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ डेटा, यानी जो काम का है उसको सेलेक्ट करिए और जो काम का नहीं है, जो अन्यथा है, जो अदरवाइज है, उसको रिजेक्ट करिए। तो सिलेक्शन और रिजेक्शन यही क्या है, सैम्पलिंग। अब गाइस सैम्पलिंग का दो प्रकार होता है। पहला टाइप तो मैंने बता दिया था ना, रैंडम। दूसरा नॉन रैंडम होता है गाइस, जिसको हम गैर संभावना प्रतिचयन कहते हैं, गैर संभावना। तो गैर संभावना का गाइस 4 प्रकार होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जो गैर संभावना है यानी नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो होता है, तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग का 4 प्रकार है। एक होता है कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग, दूसरा होता है पर्पसिव सैम्पलिंग, तीसरा होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग और चौथा होता है कोटा सैम्पलिंग। तो कॉन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, सुविधात्मक, जहां पे आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग काम करते हो। पर्पसिव मतलब क्या होता है, उद्देश्य पूर्ण प्रतिचयन, उद्देश्य के अकॉर्डिंग। स्नोबॉल का मतलब स्नोबॉल प्रतिचयन और कोटा प्रतिचयन। तो ये 4 मतलब प्रतिचयन होते हैं। इसमें क्या क्या अंतर है इसको समझिए। द फर्स्ट वन, कॉन्वीनियंस का मतलब क्या है, इस सुविधा के अकॉर्डिंग आप चीजों को चयन करते हैं। डायग्राम आप देखिए, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग वाले डायग्राम को, तो आप यहाँ गौर कर रहे होंगे कि जो ऊपर खड़ा हुआ लड़का एक है, जो सबसे बीच में एकदम टॉप पे है, आप देखिए उसने अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जो उसके बिल्कुल आसपास का बंदा है उसको सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप कॉन्वीनियंस सैंपल को देख पा रहे हैं तो जो बीच वाला बंदा है ब्लैक कलर के ड्रेस में, उसने अपने आसपास के जितने बच्चे हैं उसको बस सेलेक्ट किया है, एरो उसके तरफ है, बाकी को उसने ध्यान भी नहीं दिया। इसको कहते हैं कॉन्वीनियंस। गाइस जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो कई बार अपने सुविधा का ध्यान रखते हैं। हम देखते हैं कि यार कौन सा कॉलेज मेरे घर से पास होगा, कौन सी लाइब्रेरी मेरे घर के पास होगी, कौन सा किताब मुझे इजीली मिल जाएगा, कौन से सुपरवाइजर मुझे मिलेंगे जो आसानी से मेरे लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, कौन सा ऐसा मेंटोर होगा जो मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहेगा। तो हम लोग कई बार गाइस रिसर्च में थोड़े बायस्ड हो जाते हैं। हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो कई बार अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो सुविधा को ध्यान में रखिएगा तो क्या बोलिएगा, उसको कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलेंगे। जैसे ये डायग्राम है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम टॉपिक भी अपने सुविधा के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। ऐसा कई बार होता है कि हमें लगता है कि यार कुछ ऐसा टॉपिक लो जिसपे आसानी से काम हो जाए, क्यों ज्यादा टफ टॉपिक में जाना। तो कई बार गाइस हम ऐसे विषय को चूज करते हैं जिसपे आसानी से हमें मान लीजिए मेंटरशिप मिल जाए, जिसमें आसानी से हमें कोई गाइड कर दे, आसानी से हमारा पीएचडी हो जाए, आसानी से हमारा रिसर्च हो जाए। तो हम ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। तो दैट इज कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग। दूसरा गाइस होता है इसमें पर्पसिव। तो पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब क्या है गाइस, पर्पसिव का मतलब क्या होता है गाइस, उद्देश्यपूर्ण, यानी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। उद्देश्य की पूर्ति क्या होता है, कई बार गाइस हमारा उद्देश्य अलग अलग होता है। मेरे जीवन का उद्देश्य अलग है, आपका अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए गाइस कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल आपको देते हैं कि देश का कोई बहुत बड़ा साहित्यकार है। मान लीजिए देश का कोई बहुत बड़ा साहित्यकार है जिसको मान लीजिए साहित्य अकादमी भी मिला है, और आप उसके करीब जाना चाहते हो। करीब मतलब उससे एक रिलेशन बनाना चाहते हो ताकि आगे आपको वो मदद करे। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं गाइस कि ऐसे बंदे पे पीएचडी करते हैं, ऐसा टॉपिक चूज करते हैं जिससे वो ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में आ सके जो वो आगे उसको मदद करे प्रमोशन में, प्रोफेसर बनने में, बहुत तरह की चीजें होती है। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ जैसे कुमार विश्वास, या मान लीजिए कि डॉक्टर अनामिका जो साहित्य अकादमी अभी मिला। ऐसे कई सारे डीयू के, जेएनयू के, आईआईटी दिल्ली के कई सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको साहित्य अकादमी या बहुत बड़ा नाम है, वो अगर चाहें तो आपका जीवन संवार सकते हैं। ऐसे कई सारे बड़े नाम होते हैं प्रोफेसर्स की दुनिया में। तो कई बार मैं देखता हूँ कि गाइज लोग क्या करते हैं, उन्हीं पे पीएचडी करने लग जाते हैं क्योंकि उनकी कई सारी किताबें मार्केट में है, तो उसी पे पीएचडी, ताकि इसी बहाने वो उनके करीब जा पाए। करीब जाएंगे तो कल को मदद होगा। तो पर्पस का मतलब क्या होता है गाइज, एक उदाहरण के तौर पे उद्देश्य पूर्ण प्रतिचय। उद्देश्य माने कि मेरा उद्देश्य क्या है। कई लोग मान लीजिए गाइज मोदी जी पे रिसर्च करते हैं,
कई लोग क्या करते हैं, मोदी जी पे करते हैं, ये सोच के चलो इसी बहाने मोदी जी एक ध्यान में आएगा कि हाँ भाई कोई रिसर्च मोदी जी पे हो रहा है। तो कई बार गई रिसर्च में ये होता रहता है कि हम लोग अपने मनपसंद या अपने किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के तहत हम काम करते हैं, ताकि हम लाइमलाइट में आ सकें, ताकि हम लाइमलाइट में आ सकें। तो इसको हम क्या कहते हैं इस पर्पसिव, कि अपने उद्देश्य को आप देख सकते हो इस डायग्राम में भी, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि जो बीच में बैठा बंदा है वो अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, देखो कहीं कहीं एरो उसने लगाया है, एक तो उसने अपने करीब पे एरो लगाया, फिर दाएं बाएं जो जो उसके काम का है उस पे उसने एरो लगाया, बाकी को छोड़ दिया। तो इसको कहते हैं पर्पसिव, कि उसके इस बंदे का उद्देश्य इन इन व्यक्तियों से पूरा हो रहा है, इसलिए इसने इन इनको चुना एज अ सैंपल, बाकी को छोड़ दिया। इसको बोलते हैं पर्पसिव। तीसरा होता है गाइस कोटा, सॉरी स्नोबॉल। तीसरा क्या होता है, स्नोबॉल। स्नोबॉल मतलब समझते हैं, स्नो का मतलब क्या होता है कि बर्फ का गोला देखते हो, जैसे मान लो कि आप अपने फ्रिज में एक बर्फ का गोला रख दो छोटा सा, आप जब 2-3 घंटे बाद फ्रिज खोलिएगा देखिएगा वो बर्फ का गोला बहुत बड़ा हो चुका होगा, वो छोटा बर्फ का गोला बहुत बड़ा हो चुका होगा। इसी प्रकार से गाइस सैंपलिंग के अंदर भी स्नोबॉल का मतलब क्या है, आप देखिए इस डायग्राम में क्या दिख रहा है कि पहले ऊपर में एक बच्चा है, उसने 1 से 2 के साथ संपर्क बनाया और 2 से देखिए ये 3 दूनी 6 हो गया। इसको कहते हैं गाइस अपने कांटेक्ट को बढ़ाना। कांटेक्ट को बढ़ाना मतलब अपने जैसे लोगों के साथ। मान लीजिए गाइस कि हम लोग जितने भी अभी इस क्लास में लोग बैठे हैं सभी लोग रिसर्चर हैं, सभी की मानसिकता क्या है, शिक्षक वाली। हम सभी लोग आगे जाके यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जहाँ भी, मतलब सभी का, लेकिन जो हमारा इंटेंशन और मोटो और जो इंटरेस्ट है वो एक ही है। हम सभी का इंटरेस्ट एरिया क्या है, टीचिंग है, रिसर्च है, इनोवेशन है, यही ना है, सभी लोग कॉमन। ऐसे में गाइस मान लीजिए कि आप अपने कॉन्टैक्ट को बढ़ाओगे ना, तक आपको रिसर्च में क्या आएगा, काम आएगा, पीयर रिव्यू वगैरह में या डेटा कलेक्ट करने में। अब मान लीजिए गाइस आप पीएचडी करते हो, और क्योंकि मैंने पीएचडी कर रखा है तो हो सकता है अगर आप मेरे से बात करो तो आपकी कुछ मदद हो जाए, या आप भी मान लो रिसर्च कर रहे हो, मैं आपसे कुछ मदद ले लूं, क्योंकि हम सभी लोग एक ही जैसे लोग हैं, हम सभी का इंटरेस्ट एरिया एक है। तो ऐसी मदद कब होगी, जब आप आपस में कनेक्ट रहिएगा तब ना, आपस में कनेक्ट रहोगे अपने जैसे लोगों के साथ, तभी तो मदद होगी आपकी। क्योंकि रिसर्च तो आइसोलेशन में नहीं होता ना, रिसर्च तो गाइस सोसाइटी मांगता है। रिसर्च के लिए तो सोसाइटी में जाना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, इंटरव्यू करनी पड़ती है, तो उसके लिए तो कांटेक्ट चाहिए ना भैया। बिना कांटेक्ट के कहाँ से आप कंटेंट इकट्ठा कर पाओगे, या अलग अलग परसेप्शन को जान पाओगे, अलग अलग व्यू पॉइंट को जान पाओगे, अलग अलग दृष्टि को जान पाओगे, नहीं जान पाओगे। तो स्नोबॉल का मतलब क्या है गाइस, कि अपने कांटेक्ट को बढ़ाते रहिए। क्यों पीएचडी के दौरान सेमिनार्स इतने सारे होते हैं, क्यों पीएचडी के दौरान इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस रखे जाते हैं, इतने सारे सिंपोजियम, क्योंकि गाइस इसी बहाने आप अपने जैसे लोगों से जुड़ोगे ना। अगर आप किसी कॉलेज में मान लीजिए सेमिनार हो रहा है 2 दिन का, या वर्कशॉप हो रहा है, तो 2 दिन का वर्कशॉप में आप कम से कम 100 लोग से मिलिएगा। 100 लोग में मान लीजिए 50 लोग से भी दोस्ती आप कर लिए तो जीवन भर आपका काम आएगा वो, क्योंकि आपके फील्ड का है ना, आपके फील्ड का है, बताते रहेगा आपको क्या चल रहा है। तो इसलिए गाइस स्नोबॉल का मतलब है कि रिसर्च को बेहतरीन बनाने के लिए अपने जैसे लोगों से संपर्क का दायरा बढ़ाते रहिए, तो आपको पता लगता रहेगा गाइस कि क्या चल रहा है रिसर्च की दुनिया में। अदरवाइज आप अकेले कितना कर पाओगे, अकेले थोड़ी ना सब कर पाओगे। और चौथा होता है गाइस कोटा सैंपलिंग। कोटा में देखिए क्या है, ऊपर का एक बंदा है, उसने कोटा के आधार पे, आप देखो एक तरफ 2 अलग अलग ड्रेस में लोग हैं, तो एक तरफ 2 को चुना, एक तरफ 1 को। तो कोटा मतलब होता है गाइस की चीजों को ना डिविजन्स में बांट देना। जैसे मान लीजिए गाइस मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, या आज आप किसी ना किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आप देखते हो उस स्कूल में गाइस अलग अलग हाउसेस होता है। कुछ बच्चा ग्रीन हाउस का होता है, कुछ येलो हाउस का होता है, कुछ ब्लैक हाउस का होता है, कुछ व्हाइट हाउस का होता है। आपने देखा होगा स्कूल में अगर आप पढ़ते या पढ़ाते हैं तो स्कूल में हम बच्चों को 4 भाग 3 भाग में बांट देते हैं। मान लीजिए स्कूल में अगर 1000 बच्चा है तो उस 1000 में 250 को हमने दे दिया ग्रीन हाउस, 250 को दे दिया ब्लैक हाउस, 250 को व्हाइट हाउस और 250 को येलो हाउस। और उसी आधार पे फिर क्या करते हैं, एक एक उसका ग्रुप हेड बना देते हैं और उस आधार पे फिर हम उनको मदद करते हैं। तो इसी प्रकार से कोटा बनाने से क्या होता है ना गाइस, चीजें आसान हो जाती हैं। अगर आप अपने काम का बंटवारा कर दीजिएगा ना, अगर आप अपने मान लो कि रिसर्च आपको करना है, तो रिसर्च तो एक बड़ा लेंदी प्रोसेस है, समय लगता है, टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है ना। टाइम
काफी लग जाता है इसमें। तो ऐसे में अगर आप अपने पूरे काम को 2-4 भाग में बांट दीजिएगा तो आसानी से आपका क्या है, काम हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, कोटा सैंपलिंग कहते हैं, कोटा में बांटना। क्योंकि कोटा में बांटिएगा तो इजीली फिर हो जाएगा ना, डिवीजन हो जाता है ना, काम को बांट दिया 4 भाग में और फिर उस अकॉर्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट लगा उसको करते चले गए। तो ये कोटा सैंपलिंग होता है, ठीक है। तो ये जो है गाइस, ये हमारा सैंपलिंग का मतलब होता है। तो यही मैं आपको बता रहा था। जैसे नॉन रैंडम सैंपलिंग देखिए, ये पीडीएफ मैंने भेज दूंगा आपको। तो आप देख सकते हो गाइस कि नॉन रैंडम का 4 प्रकार हो गया, जजमेंटल है, कॉन्वीनियंस है, कोटा है, स्नोबॉल है। तो जजमेंटल मैंने बता दिया, उद्देश्य को पूरा करने के लिए, पर्पसिव जिसको बोलते हो। कॉन्वीनियंस बता दिया, कोटा बता दिया, स्नोबॉल बता दिया। तो गाइस सैंपलिंग जो है इसके टोटल 9 प्रकार हो गए। 5 मैंने आपको रैंडम के प्रकार बताए थे कल, और आज मैंने आपको नॉन रैंडम यानी गैर संभावना के 4 प्रकार बता दिए। तो टोटल हो गया 9। ये एग्जाम में निश्चित आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 110% एक क्वेश्चन सैंपलिंग से आपका रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से आपको करना है। एक क्वेश्चन रहता ही है, हमेशा रहता है, इस बार भी रहेगा। नाउ गाइस कम टू डेटा। अब गाइस हमारे पास एक विषय आता है डेटा का। डेटा का मतलब समझते हैं? डेटा मतलब गाइस आंकड़ा। अच्छा, बिना आंकड़े के कोई काम होता है क्या? हम कोई सी भी योजना बनाते हैं गाइस, योजना किस चीज पे चलती है? आंकड़े पे। हमारा जो डेटा है ना वो बड़ा मदद करता है हमें। अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो डेटा गाइस 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा, यानी प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े। तो प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है गाइस? प्राइमरी डेटा मतलब जिसको हम बिल्कुल नए सिरे से इकट्ठा करते हैं। हम जिसको बिल्कुल नए सिरे से इकट्ठा करते हैं। जब आप गाइस रिसर्च करते हो तो 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप खुद से फील्ड में जाओ, आप खुद से फील्ड में जाओ, लोगों से मिलो, सर्वे करो, क्वेश्चन पूछो, इंटरव्यू करो, या भ्रमण करो, और उसके बाद जो समझ में आया उसको आप फिर लिखो। दूसरा तरीका होता है गाइस कि आप घर में बैठ करके इंटरनेट की मदद से, मोबाइल फोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से चीजों को विकिपीडिया वगैरह पे ढूंढ करके और अपना काम चला लेते हो। तो 2 तरीके हैं आज के समय में। आज के समय में रिसर्च करने का 2 तरीका है। एक तो ये कि आप खुद से फील्ड में जाओ, खुद से मेहनत करो, लोगों से मिलो, बातें करो, जो पता लग रहा है उसको डेटा के तहत ढूंढो और उसको फिर बनाओ। और दूसरा वो है गाइस कि इंटरनेट की मदद से जितने भी वेबसाइट्स हैं उस पर सर्च करके और अपना काम करो। तो 2 तरह का डेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है गाइस, अपने तरह से आप चीजों को इकट्ठा करते हो, ठीक है, बिल्कुल नए सिरे से हम चीजों को इकट्ठा करते हैं, और ये बहुत सटीक यानी एक्यूरेट होता है गाइस, बहुत सुटेबल होता है ना। क्योंकि प्राइमरी डेटा में क्या है ना कि आप खुद से गाइस ऑन द स्पॉट जाते हो, लोगों से मिलते हो, कोई सा भी टॉपिक है, आप किसी भी विषय पे शोध कर रहे हो और उस विषय के लिए आप खुद से फील्ड में जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो जो डेटा होता है वो बहुत विश्वसनीय होता है। हालांकि इसमें टाइम लगता है, क्योंकि गाइस खुद से जाकर के लोगों से मिलना, बातें करना, ये बिल्कुल टाइम टेकिंग होता है, समय लगता है। लेकिन जो डेटा आप कलेक्ट करते हो ना वो बहुत रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, बहुत विश्वसनीय होता है। आप उसको आगे अपने लिए यूज कर सकते हो। जबकि सेकेंडरी डेटा क्या है गाइस? सेकेंडरी डेटा वो है जो घर में बैठे बिठाए आपको मिल जाता है। जैसे मान लो आजकल जो हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिसर्च करते हैं। तो भैया रिसर्च करने के दौरान हम क्या करते हैं? इंटरनेट की मदद लेते हैं, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, अकेडमिया, ये जो पुराने डिजर्टेशन है उसकी मदद लेते हैं। तो वो क्या है? सेकेंडरी सोर्स। व्हाट आई मीन कि जो ऑलरेडी हो चुका है। मान लो गाइस कि आप किसी और का थीसिस पढ़ रहे हो, किसी और का डिजर्टेशन पढ़ रहे हो, तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना, उसी को पढ़ करके कुछ नया आप अपने लिए निकाल रहे हो, तो वो क्या है? सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि वो किसी के द्वारा ऑलरेडी किया जा चुका है, उसी को पढ़ करके कुछ नया आप इंटरप्रेट कर रहे हो, तो दैट इज सेकेंडरी। तो सेकेंडरी डेटा में क्या होता है ना गाइस कि इसमें पैसा कम खर्च होता है, क्योंकि इसमें क्या पैसा खर्च होना है? आराम से वाईफाई है, घर पे ही सारा सर्च करो, पीडीएफ डाउनलोड करो और पढ़ करके कुछ नया निकालो। इसमें तो कहीं जाना आना है नहीं, तो पैसा भी कम लगता है, समय भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगता है। लेकिन इसमें जो डेटा आप ढूंढते हो ना, इसकी रिलायबिलिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि मान लो गाइस कि इंटरनेट पे जो चीजें दी हुई हैं, जरूरी तो नहीं ना है कि वो सही ही होगा। इंटरनेट पे कोई चीज अगर अपलोडेड है तो जरूरी तो नहीं है ना कि वो सही हो सकता है उसमें कुछ गलत बातें हो। तो ऐसे में गाइस आपका रिसर्च हमेशा क्वेश्चन के घेरे में रहता है। अगर आप सेकेंडरी डेटा पे 100% निर्भर हो जाएंगे ना, तो आपका शोध हमेशा क्वेश्चनेबल होगा। आपको हमेशा ये शक होगा कि मैंने जो लिखा है क्या वो ठीक भी है कि नहीं,
क्योंकि इंटरनेट हमेशा 100% चीज़ों को सही नहीं बताता। 70-30 का रेशियो होता है, 70% चीज़ें ठीक होती हैं, 30% मैनिपुलेटेड होती हैं। तो ऐसे में सेकेंडरी डेटा पे बहुत ज़्यादा विश्वास हम नहीं कर सकते। हालांकि फायदा ये है कि समय, धन और मेहनत कम लगता है। प्राइमरी डेटा में क्या है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, मेहनत, समय, लेकिन वहाँ का जो डेटा है वो बड़ा रिलायबल होता है। ठीक है। मेथड्स की अगर हम बात करें गाइस कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो। मान लो कि आप खुद से जा रहे हो फील्ड में, तो जा करके सर्वे करो, बड़े लेवल पे कराओ सर्वे, इंटरव्यू लो लोगों का, ऑब्जर्वेशन करो। और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कैसे कर सकते हो, जो चीज़ें ऑलरेडी पब्लिश हैं। मान लो किसी बोर्ड ने कुछ छापा, न्यूज़पेपर ने छापा, जर्नल ने, टेक्निकल पब्लिकेशन, माने जो ऑलरेडी छप चुका है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, इंटरनेट पे, डॉक्यूमेंट्स, उसको पढ़ करके मदद लो ना, तो दैट इज सेकेंडरी। जबकि प्राथमिक क्या है कि खुद से आप इंटरव्यू ले रहे हो, खुद से लोगों से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, फिर डेटा आपको आ रहा है। ठीक है। तो ये होता है गाइस प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक और द्वितीय आंकड़े में ये आपका क्या है कि अंतर है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े। अब गाइस एक विषय हमारा आता है रिसर्च एथिक्स का, शोध नैतिकता। शोध नैतिकता का मतलब क्या है गाइस, डूज एंड डोंट्स। हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारा इंटेंशन होता है कि उसका डूज एंड डोंट्स को जाने। डूज एंड डोंट्स मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या होता है गाइस, अनुसंधान नैतिकता, जो हमें आचरण बताता है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि रिसर्च करते टाइम हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। डिसिप्लिन बताता है, ताकि हमारा रिसर्च कभी भी गलत रास्ते पे ना जाए, भटकाव के रास्ते पे ना जाए, या हम कुछ भी गलत काम ना करें। रिसर्च को करने के लिए कोई भी गलत कार्य ना करें, किसी प्रकार का प्रेजुडिस ना करें, पक्षपात ना करें, भ्रांतियों के चक्कर में ना पड़े, मिसकॉन्सेप्शन। रिसर्च में कई बार होता है ना मिसकॉन्सेप्शन, तो उसके चक्कर में ना पड़े, कोई काल्पनिक अवधारणा ना बनाना, है ना। और जस्टिफिकेशन मतलब, क्योंकि गाइस रिसर्च एक साइंस है, रिसर्च क्या है, विज्ञान है। तो रिसर्च में गाइस आपको बिल्कुल भी बायस नहीं होना, पूर्वाग्रह, पक्षपात, भ्रांति, काल्पनिक अवधारणा, प्रदूषित तथ्य, है ना, निष्कर्ष के औचित्यकरण, इन सभी चीजों का ध्यान रखना है कि आप किसी प्रकार का मैनिपुलेशन में मत पड़िए। ठीक है। और रिसर्च के गाइस 4 मूल सिद्धांत हैं। जैसे एक तो आपको ईमानदार रहना चाहिए। अगर आप रिसर्च कर रहे हो गाइस तो ईमानदारी, शुद्धता, दक्षता और निष्पक्षतावाद यानी ऑब्जेक्टिविटी, ये ध्यान में रखना है। जब भी आप रिसर्च करोगे तो आपको ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार रहना है अपने डेटा को लेकर के। ये नहीं कि गलत सलत लिख दिए, ऐसा मत करिए, गलत सलत नहीं, टू द पॉइंट फैक्चुअल लिखना है आपको, साइंटिफिक डेटा लाना है, एक्यूरेट रहना है। एक्यूरेट किस चीज में रहना है, जो भी आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो या डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जो भी बता रहे हो तो उसमें, है ना, केयरफुल रहना है, ओपननेस, है ना। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं गाइस। एफिशिएंट यानी जो भी रिसर्च आप कर रहे हो ना वो अपने आप में एफिशिएंट हो, दक्षता हो, यानी उसमें पूरा फैक्ट आप बताइए कि कोई चीज आपने सिद्ध करी है, उसको सिद्ध करोगे ना। रिसर्च में कोई चीज बता रहे हो तो यू नीड टू प्रूव दैट। एफिशिएंट होना चाहिए, पूरा फैक्ट, रीजंस, कारण होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब किसी प्रकार का बायसनेस आपको नहीं करना है। और रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, यानी जब पूरा काम आपका हो जाता है ना तो पब्लिकेशन भी अच्छा हो। पब्लिकेशन मतलब सही जगह पे उसको प्रकाशित कराइए। और डबल पब्लिकेशन से बचना है, यानी एक ही चीज को 2 बार 3 बार पब्लिश ना कराएं, इसका ध्यान रखना है। मेंटरिंग आपको अच्छे से करना है। एनिमल केयर, लीगैलिटी, यानी कानून को भी मानना है। ये नहीं कि रिसर्च करने के चक्कर में आप कानून को तोड़ दें, ये नहीं चलेगा। किसी पशु को आहत कर दें, पशु को आहत नहीं करना, एनिमल को भी ध्यान में रखना है। एनिमल केयर, मानव का विषय, मानव की गरिमा, उसकी गोपनीयता का ख्याल रखना है। क्योंकि रिसर्च करते टाइम गाइस कई सारे हिडन फैक्ट आपको मिलते हैं। जब आप रिसर्च करते हो ना तो हिडन फैक्ट आपको मिलता है किसी इंसान के बारे में, किसी के, तो ऐसा ना हो कि किसी की गोपनीयता को ही आप खत्म कर दें। तो मानवीय गरिमा का भी ख्याल रखना है, सम्मान रखना है। और लास्ट में जब आप बिल्कुल आपका काम कंप्लीट हो जाए तभी चीजों को उजागर करिए, यही रिसर्च है। समय से पहले आपको उजागर नहीं करना चीजों को। तो ये ध्यान में आपको रखना होता है गाइस एज अ रिसर्च एथिक्स, कि जब भी आप शोध करते हैं तो शोध की नैतिकता जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि रोल प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं, इन पॉइंट्स का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ताकि आपका रिसर्च क्या हो, इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो,
प्रोडक्टिव हो, साइंटिफिक हो, सिस्टमैटिक हो। तो इसलिए आपको ये चीजें गाइस क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यही था गाइस, आज मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए। ये रिसर्च एथिक्स मैंने आपको बता दिया, और इसके साथ ही साथ प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और सैम्पलिंग, जो हमारा सैम्पलिंग है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। आज हमने 2-3 टॉपिक्स को पढ़ लिया। सैम्पलिंग का दोनों टाइप हमने कर लिया, संभावना प्रतिचयन और गैर संभावना प्रतिचयन। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को भी हमने देख लिया, और शोध की नैतिकता को भी मैंने आपको बता दिया, कंपैरेटिवली क्या है, कौन कौन सी बातें हैं जो वी नीड टू कीप इन आवर माइंड वाइल डूइंग रिसर्च। तो वो हमने डिस्कस कर लिया। अब कल जब हम मिलेंगे तो आगे और भी कुछ है इसमें, उसको भी हम लोग बातचीत करेंगे कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप में से किन्हीं को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, शंका है, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद सर। सर प्राइमरी और सेकेंडरी थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। यस मैम, प्लीज रिपीट। सर प्राइमरी और सेकेंडरी थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए सर। मैम प्राइमरी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपको घर के लिए सामान लाना है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको अपने घर माने किचन के लिए कुछ लाना है, दाल, नमक, तेल। एक होता है कि आप खुद से दुकान गए और दुकान जाकर के आपने पूछा भैया दाल कैसे किलो है, नमक का पैकेट कैसे है, धनिया कैसे, प्याज कैसे। खुद से आप गए, सबका रेट पता लगाया, और जो काम की चीज थी आपने खरीदा और घर आ गए। दूसरा तरीका होता है मैम कि आप डायरेक्ट अमेजोन पे गए या बास्केट वगैरह जो एप्स है उस पे गए, आपने क्या किया, जो जो चाहिए था उसको ऑर्डर कर दिया, घर मंगा लिया, बिना ये समझे कि भैया उसका क्या मार्केट रेट है, ऑनलाइन परचेज कर लिया आपने। यही है प्राइमरी और सेकेंडरी। इसी प्रकार से जब हम रिसर्च करते हैं, एक होता है कि खुद से आप गए बाहर, समाज में गए, गांव में गए, लोगों से मिले, बातें किया, इंटरव्यू किया, खुद से रूबरू हुए। तो खुद से जब रूबरू होंगे तो आपको रियल चीजें पता लगेगी ना, लोगों से मिलोगे, बात करोगे तो रियल डेटा मिलेगा। और एक होता है घर बैठे इंटरनेट की मदद से चीजों को निकालना। तो इंटरनेट पे सारी चीजें मैम सही नहीं ना होती है, कुछ चीजें सही, कुछ गलत। तो यही प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर है। प्राइमरी माने खुद से आप खुद से जाके कर रहे हो। सेकेंडरी मतलब जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे, ऐसे ही चेयर टेबल पे बैठ के इंटरनेट लैपटॉप की मदद से सब निकाल लिए, और उसी को अपने शब्दों में, जो आजकल ज्यादा होता है, तो दैट इज सेकेंडरी। इसलिए इसका नाम सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि पहले ऑलरेडी कोई जो काम कर, मान लीजिए मैंने मैम किसी पे काम किया, आपने क्या किया, मेरे ही डेटा को कॉपी करके उसी को क्या किया, थोड़ा पैराफ्रेजिंग करके अपने तरीके से लिख के एक नया पेपर बना दिया, तो दैट इज सेकेंडरी। और प्राइमरी मतलब जहां खुद से आप कर रहे हो, किसी की बिना मदद के, खुद से आपने सारा डेटा कलेक्ट किया, जहां जाना पड़ा वहां गए, जहां इंटरव्यू लिए, सर्वे किया, क्वेश्चन किया। तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, मनी टेकिंग भी होता है, लेकिन जो डेटा होता है वो रिलायबल होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, विश्वसनीय होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। थैंक यू सर। सर एक बार कोटा सैम्पलिंग दोबारा बता दीजिए प्लीज। कोटा सैम्पलिंग। मैम कोटा सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे देश में 150 करोड़ पॉपुलेशन है। भारत की जो आबादी है वो 150 करोड़ है। अब भारत सरकार को ऐसा लगता है कि यार भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा ना सोचे कि मुझे भारत में अधिकार नहीं मिलता, तो भारत ने क्या किया, संविधान में आरक्षण बना दिया। अब मान लीजिए भारत में दलितों की संख्या होगी, कुछ ओबीसी की होगी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आप देखते हो अलग अलग महिला आरक्षण। तो गाइस अलग अलग सेक्शन को आरक्षण बांट दिया कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा, शेड्यूल कास्ट को 7%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, महिला को भी 2-4%। अब ईडब्ल्यूएस आ गया तो उसको भी 10%। तो इस हिसाब ये व्यवस्था क्यों बनी? ताकि भारत में कोई व्यक्ति वंचित ना रह जाए, कोई व्यक्ति जो है मतलब कि आरक्षण सबको लाभ मिले, मिला जुला के होता है कि सबको लाभ मिले, कोई ऐसा ना हो जिसको लाभ ना मिले देश के रिसोर्सेज का या देश के अपॉर्चुनिटीज का।
तो ऐसे में क्या है कि सबको लाभ भी मिल रहा है, सब ग्रो भी कर रहे हैं, सरकार को भी आसान पड़ रहा है। इन द सेम वे जब हम रिसर्च करते हैं इसी प्रकार का कोटा हम भी बना सकते हैं। कोटा मतलब डिवीजन करना। जैसे गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन को 4 भाग में बांट दिया कि कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, कोई ओबीसी है, कोई महिला है, कोई पीडब्ल्यूडी है, कोई मान लीजिए ट्रांसजेंडर है, तो अलग अलग कोटा बांट दिया सबके लिए। इसी प्रकार से रिसर्च जब हम करते हैं तो रिसर्च में भी क्या हम अलग अलग सेक्शन, टाइम का बंटवारा कर सकते हैं, किताबों का बंटवारा, या अपने टॉपिक को 2-4 भाग में बांट लिया। तो इससे क्या होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे मान लो कि आप मिड डे मील पे काम कर रहे हो, आपका जो रिसर्च है वो दिल्ली के स्कूल में मिड डे मील का पता लगाना है कि मिड डे मील कितना प्रभावशाली है। अब दिल्ली में 1000 स्कूल है, 1000 स्कूल आप एक बार में तो जा नहीं सकते, तो आपने क्या किया, उस स्कूल को 100 भाग में, मान लो एक भाग में 100 ऐसे 4 भाग बना लिए कि पहला 10 दिन हमें इस 100 स्कूल में जाना है, फिर अगले 10 दिन में इन 100 स्कूल में, फिर इन 100, और ऐसे करके आपने क्या किया, एक अपना कंक्लूजन लिखते गए। दैट इज कॉल्ड कोटा। कोटा मीन्स डिवीजन, कि बंटवारा कर लेना, काम का बंटवारा। तो काम को जब डिवाइड करते हो तो आसान हो जाता है ना, आसान हो जाता है आपके लिए डेटा को कर पाना। दैट इज कोटा सैंपलिंग। जी सर, थैंक यू। तो वही कोटा सैंपलिंग का नाम ही है कोटा। कोटा मतलब डिवीजन, छोटे छोटे डिविजन्स आपने कर लिए 2-4 पार्ट्स में, तो आसान हो जाता है, योर वर्क बिकम इजी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही था गाइस। हम मिलेंगे कल फिर 9:30 बजे, 9:30 पे कल मिलते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी वही होता है, संभावना न्याय आदर्श। जैसे सैम्पलिंग का 2 टाइप होता है ना, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, और नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब गैर संभावना। तो संभावना, प्रोबेबिलिटी में संभावना का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो भी हम चूज करते हैं वो बाई चांस होता है। जैसे आपने कोई टॉपिक चूज किया, बाई चांस आपको कुछ मिल गया, आपने पीएचडी करने का सोचा और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस टॉपिक पे करूं, मैंने आपको रैंडम बोला कि ये काम करो, आप भारत की कृषि व्यवस्था पे करो, आपने क्या किया, मेरी बात को मान के करने लगे। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। कि कोई चीज आपने, प्रोबेबिलिटी माने संभावना के आधार पे, संभावना के आधार पे कोई भी टॉपिक मिल गया, आपको समझ में नहीं आया, आपने उसी पे काम करना, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। कि कोई चीज जब संभावना के आधार पे होता है, कोई चीज संयोग के आधार पे, संयोगवश आपको कोई टॉपिक मिल गया, संयोगवश आपको कोई डेटा मिल गया, संयोगवश आपको कोई कुछ आपको मटेरियल मिल गया, तो संयोगवश होता है। प्रोबेबिलिटी माने संयोगवश, बाई चांस, बाई लक, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कोई भी चीज बाई चांस नहीं होता। जो आज मैंने पढ़ाया वहां पे हर चीज प्लान के तहत होता है, योजना के तहत होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के 5 प्रकार हैं, नॉन प्रॉब के 4 हैं, 5 4 9 है, 9 प्रकार है ना टोटल। चलिए आज की क्लास में इतना ही था गाइस। हम मिलेंगे कल तो आगे की बात करेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। आज इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, और नोट्स तो मैंने भेजा ही है, जिनके पास नहीं होगा वो व्हाट्सएप करिएगा। तो मिलते हैं कल। टिल द टाइम बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।